गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। गुड इवनिंग सर। ये तो हो गया था। हेलो सर। हाँ जी बेटा। बताइए सर वो बहुत नेगेटिव वाला ग्राफ में प्रॉब्लम हो रहा बोथ नेगेटिव वाले में प्रॉब्लम हो रही है। ये तो पॉजिटिव नेगेटिव है। आंसर सर पॉजिटिव नेगेटिव वाले हुए नहीं थे, आपने कहा था घर से करना है। अब बोथ नेगेटिव वाला तो मैंने डिस्कस भी किया था, ये वाला तो। ये तो हुआ था सर, बट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुआ था। हाँ तो वो कर लिया था आपने। ये थोड़ी सी डिफिकल्टी थी सर इसमें। सर वो हाँ सर हो गया था वो। हाँ सर हो गया था तो समझ गया। दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें भाई। Q1 जो है वो पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव। ठीक, अगर इसके बीच में देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा राइट में रहेगी। यस सर। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा राइट में रहेगी। इसकी वजह से राइट में, इसकी वजह से भी राइट में, नेट तो राइट में रहेगी। हाँ या ना? यस सर। यस सर। लक्ष्य बेटा बताता हूं अभी फिर। अब अगर मैं Q1 के बहुत क्लोज की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी को अप्रोच कर रही होगी। यस सर। यस सर। और Q2 के बहुत क्लोज की बात करूं तो भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रही होगी। यानी कि बीच में कहीं तो फाइनाइट आई होगी। अब ये फाइनाइट कहां आएगी? देखो इसमें से Q2 छोटा है, Q1 बड़ा है। आप इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर उसका लोकल मैक्सिमा निकालो तो वो इसके क्लोज आएगा। इसको ओरिजिन मान लो, यहां से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और फिर उसको उसका लोकल मिनिमा निकालो तो वो Q2 के क्लोज मिलेगा बेटा। अगर ये इक्वल मैग्नीट्यूड के होते तो ये मिनिमा बिल्कुल बीच में आता। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर सर। सर इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि ये Q2 की तरफ जाएगा या फिर ये ऐसे ही है मतलब? नहीं, आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो इस चीज को बेटा। यस सर। क्या इसका लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Q2 के राइट में अगर मैं देखूं, ये है पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो इसके बाहर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है क्योंकि ये छोटा भी है। हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की थी सर की थी। जब मैं रखता हूं यहां पे 4 कूलम चार्ज, यहां पे -1 कूलम चार्ज, थर्ड चार्ज कहां रखूं कि उस पे नेट फोर्स जीरो हो? तो वो इस तरफ कहीं होगा, छोटे चार्ज की तरफ। यस सर। सामने आओ। ये किसका माइक ऑन है? धीरज मल्ली। कौन चिल्ला रहा है? मम्मी नीरज अपना माइक ऑफ करो। इस केस में थर्ड चार्ज अगर हम यहां रखें तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। इसका मतलब इन दोनों की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तभी तो यहां पे थर्ड चार्ज रखने पे फोर्स नहीं लगा था। आगरा सेंटर बेटा माइक ऑफ रखा करो, जब बोलना हो तो माइक ऑन किया करो। यस सर। तो उसी सिचुएशन में ये बड़ा चार्ज, ये छोटा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरफ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। उसके बाद इनके इधर और इधर अगर मैं इसके क्लोज देखूं, यहां पर इसका इफेक्ट ज्यादा होगा Q2 का हाँ क्योंकि सर। इससे बहुत क्लोज है और Q1 से दूर है। Q2 के बहुत क्लोज है, Q2 का इफेक्ट ज्यादा होगा और Q2 नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगी, यानी कि लेफ्ट में। लेफ्ट का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। यस सर। तो इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आ रही है। जहां पे जीरो आएगी उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। और जब बहुत दूर जा रही होगी, बहुत दूर पॉइंट ले लें, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को अप्रोच करेगी। यस सर। इसका लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर।
अगर मैं इसके इधर देखूं तो इसके इधर कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, वो छोटा चार्ज है। छोटे चार्ज की तरफ न्यूट्रल पॉइंट आता है, इधर तो कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगी, और वो डायरेक्शन चेक करने का बहुत आसान तरीका है, इसके जस्ट इधर देख लो, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, उसका इफेक्ट कम होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगी, मींस नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हमेशा नेगेटिव रह रही है। और बहुत दूर चले जाएंगे तो जीरो को अप्रोच कर रही होगी, तो वो जीरो को अप्रोच कर रही है। सर उस टर्न का लॉजिक समझ नहीं आया। इसका Q2 के जो बगल में जो टर्न ले रहा है। ये यस सर। ये देखो, अगर आपको ये पोजीशन निकालनी है तो मैक्सिमम मिनिमम यूज करना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक क्या है कि यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो गई हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट जीरो आएगा। यस सर। ठीक, इससे पहले देख रहा हूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में। दूर जाता जाऊंगा और यहां पे आके क्रॉस कर रही है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में जाएगी। अब दिमाग में आता है कि ये नीचे क्यों आई? नीचे इसलिए आई, एक मिनट लूंगा बेटा मैं। अब ये लॉजिक समझ में आता है कि नीचे क्यों आया, तो ये ऊपर तो गया, लेकिन यहां देखो कि अगर मैं इन दो चार्जेस से बहुत दूर चला जाऊं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, दोनों का इफेक्ट कम हो जाएगा। चाहिए ऊपर गया, फाइनली तो इसको जीरो की तरफ अप्रोच करना है, तो कहीं ना कहीं से तो घूम के वापस आएगा जीरो की तरफ। आ गया सर। क्लियर? यस सर। बस सर जो इसका जो सडन जो ऊपर जो गया था वो रीजन क्या था? ये ऊपर जो गया है यस सर। बेटा, वो तो वैसे मैथमेटिकली तो निकाल सकते हो, लेकिन लॉजिक ये कहता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ Yes, पे sir. इन दोनों का इफेक्ट सेम हो गया। यस सर। इससे पहले इसका इफेक्ट ज्यादा है तो नेगेटिव में है, तो इसके इधर इसका इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, तभी तो जीरो आई थी बीच में। यस अगर इधर भी इसका इफेक्ट ज्यादा होता, इधर भी इसका इफेक्ट ज्यादा होता, तो यहां जीरो कैसे हो जाती? ओके सर, समझ आया। क्लियर? यस वरना ये सारे ग्राफ आप इक्वेशंस बनाकर फिर भी ड्रॉ कर सकते हो कि एक वेरिएबल एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और फिर उसको ड्रॉ करो मैथ्स की हेल्प से, फिर फिजिक्स खत्म हो जाती है उसके बाद। तो फिर सर इसका मतलब जो Q1 और Q2 के बीच में जो मिनिमा बन रहा है, इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, बस वो मैथमेटिक्स की वजह से है। मैथमेटिक्स से कह सकते हो, लॉजिकली सोच, क्योंकि दोनों तो राइट साइड में हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज उसको विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कम क्यों हो गया भाई, वो मैथ से तो आराम से कर सकते हो। ठीक है सर। विजुलाइज ऐसे कर सकते हैं ना कि सेंटर पे तो बराबर होगा। सेंटर पे दोनों की वजह से तो बराबर नहीं होगा बेटा, क्योंकि दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड अलग अलग है। नहीं, अगर बराबर होता तो बीच में आता, तो ये बीच में आता, बिल्कुल। और राइट में इसका मैग्नीट्यूड कम है। अगर अपन राइट और लेफ्ट में बराबर शिफ्ट हो तो Q1 वाला का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वो फोर्स ज्यादा लगाएगा राइट साइड में, लेफ्ट में। लेकिन मिडल पे मिनिमा क्यों आएगा, इसका लॉजिक, अगर मान लो दोनों इक्वल होते तो ये नीचे आके ऐसे क्यों गया? नहीं सर, फिर तो वो नीचे जाता। नहीं जाता ऐसे, अगर ये भी ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, तो ये जो नीचे वाला लोकल मैक्सिमा आ रहा है ये मिडल पे आता। Yes, लेकिन मिडल पे जो मिनिमा क्यों आया, इसका लॉजिक। तो ये तो डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ेगा। सर तब तो मिडिल पे मिनिमा इसलिए आएगा ना क्योंकि अच्छा नहीं, तब नहीं, एक लॉजिक ये लगा सकते हैं कि इसके बहुत क्लोज इनफाइनाइट, इसके बहुत क्लोज भी इनफाइनाइट, और बीच में तो कहीं ना कहीं फाइनाइट वैल्यू होगी, तो इन्फिनिटी से तो कम रही होगी, तो नीचे आके ही ऊपर गया होगा। यस सर। यस सर। सोच सकते हैं ऐसा? यस सर। अच्छा, मैं आपके आज के इस बार के टेस्ट के रिजल्ट देख रहा था,
कुछ बच्चों के तो बड़े खराब रिजल्ट है फिजिक्स को लेकर, खासकर एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को लेकर। ऐसा क्यों हो रहा है? सर एक्चुअली हमने आपको बताया था कि जो टेस्ट में दिक्कत हो गई थी सर वो ना सर वो पहले वाला ऑप्शन विजिबल नहीं था, मतलब मेरे पूरे टेस्ट में। वैसे सर, क्वेश्चन मैं- आते थे? हाँ सर क्वेश्चन तो जिसमें टेस्ट हुआ था फ्लाइंग टीचर वाला जो क्वेश्चन था उसका तो आंसर मेरा 1 पॉइंट एक भी आंसर काउंट नहीं किया, तीनों के तीनों में है ना, मैंने इतने चलो। सारे आंसर दिए थे बट एक मेरे को ये टेंशन हो गई कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं सर, अच्छे से आ बिल्कुल रहा समझ में है। आ रहा है। चलो सर के टेस्ट में कितने नंबर एक्सपेक्ट करें? भाई किस कौन से टेस्ट में? जेई मेन में? यस सर। जेई मेन में बेटा कम से कम 60% तो क्रॉस करना चाहिए, 60% तो मिनिमम चाहिए। ओके सर। चलो Excuse me, आगे का sir? स्टार्ट बोल बेटा। सर हाईएस्ट Sir, कितने I हैं? had a question. हाईएस्ट की कोई लिमिट नहीं होती। हाँ पावनी बेटा। So उसमें question था, two identical pendulums A and B are suspended from the same point. The bobs are given positive charges with A having more charge than B. They diverge and reach equilibrium with A and B, making angles theta 1 and theta 2 with their vertical respectively. So it was written consider mass of positive charge. So तो उसमें options दिए थे where one was theta 1 is greater than theta 2, theta 1 is less than theta 2, theta 1 is equal to theta 2 and the ये मैंने tension कल is A. ये मैंने कल डिस्कस किया था। Sir, I was not in the class. हाँ तो रिकॉर्डिंग देखा कर बेटा, इसमें एक बार जब क्लास मिस करो रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करो बेटा। Yes, sir. थीटा 1 थीटा 2 मासेस मैंने मान लिए m1 m2, इसको चार्ज दिया है q1, इसको चार्ज दिया है q2, दोनों पॉजिटिव। q1 बड़ा है q2 से, ये दे रखा है। सर ये भी दिया हुआ है। नहीं Q1 सर Q1 पे चार्ज नहीं है, थीटा पे चार्ज है। थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। नहीं मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन में क्या ये गिवन है कि किसको चार्ज ज्यादा दिया है, Q1 या Q2? यस सर, व्हाइल A having more charge than B. ठीक है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 मींस Yes, sir. M1 इज लेस देन M2 में कह सकता हूं ऐसा? नहीं, किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। इसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दिया मींस इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, इसमें से कम इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। यस सर। तो इसका मास कम हो जाएगा इसके मास के कंपैरिजन में। यस सर। और ये मास अगर कम हो गया तो थीटा 1 बड़ा हो जाएगा थीटा 2 से। यस। क्लियर है? देखो मैंने ये भी बताया था इस टाइप के 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लैंग्वेज का ध्यान रखना है। एक बार तो ऐसा लिखा होता है we have given 2 bobs of masses m1 and m2 and charges q1 and q2 given है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि 2 बॉब्स दे रखे हैं सेम मास के, अब चार्ज दिया गया, यानी कि अब मास में चेंज आ गया। या तो पहले से दे रखा होगा इनमें मास भी है चार्ज भी है, कितना है डिफाइन कर रखा है तो हम वही लेंगे। लेकिन जब दे रखा है सेम मास है और अब चार्ज दिया गया है तो मासेस चेंज हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर? यस सर। सर क्वेश्चन में था 2 आइडेंटिकल है, हाँ दोनों आइडेंटिकल हैं ये दे रखा था। चार्ज माने तो आंसर अलग आएगा और दोनों को इनिशियली पॉजिटिव, अगर दोनों को इनिशियली पॉजिटिव आपकी आवाज तो आंसर। आपकी आवाज कट रही है अजय, दोबारा बता। अजय आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो जब आएगी तब पूछना बेटा। मैंने कहा था आज डाउट्स नहीं, आज पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है पहले तो वो समझ लो, और क्या क्या यूज करना है, क्या क्या याद रखना है आपको, और उसके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिनकी जरूरत पड़ेगी। अभी तक जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा था F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कुलम्स लॉ। ठीक, यस सर। फोर्स की डायरेक्शन K की वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R जनरल कर दें तो मीडियम है तो एप्सिलॉन R आएगा, मीडियम एयर या वैक्यूम ले लें तो एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक,
उसके बाद हमने बात की, फिर इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कुछ देखी थी कि एक फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है। वो सारे क्वेश्चंस पुराने 11th के ही थे, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ये वाला यूज करते गए, बाकी पुरानी कॉन्सेप्ट लगाते गए। एफबीडी बनाना है, बैलेंस करना है, ये सब काम पुराने थे। फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का भी आइडिया लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। यहां तक सब क्लियर है? यस सर। आज हम बात कर रहे हैं अपने पहले मेन डेरिवेशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, नोट करते रहें, साथ साथ नोट्स अपने बनाते रहें। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर। पहला केस, हमने ले ली एक रिंग और इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लो मैंने कहा कि भी क्यू चार्ज मैंने इस पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर आपने क्या बताया, मैं वो लॉग आउट हो गया था। मैंने अभी स्टार्ट किया बेटा, मैंने पुराना रिवाइज ये बताया कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक, अब मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं बस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और उसका पहला केस एट इट्स सेंटर। ओके सर। हमने एक रिंग ली, मान लेते हैं इस रिंग का रेडियस जो है वो आर का है और क्यू चार्ज मैंने इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। या तो इसमें आप लैम्डा भी यूज कर सकते हो, मैंने क्यू चार्ज की तरह डिफाइन कर दिया। मुझे इसके सेंटर ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वैसे तो लॉजिकली सोचो तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे भाई रेगुलर पॉलीगन हो तो उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। सर्कल जो है वो भी तो एक रेगुलर पॉलीगन है इनफाइनाइट साइड्स का, तो इसके सेंटर पे भी जीरो आना चाहिए। और दूसरा लॉजिक क्या कहता है भाई कि अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट dx का लूं, उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी। इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट अगर मैं dx का एलिमेंट यहां ले लूं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, सेम क्वांटिटी की, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। यस। ऐसे ही रिंग के हर एलिमेंट के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा होगा, यानी कि पूरी रिंग की वजह से उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी। सिंपल है रिजल्ट, कोई दिक्कत तो नहीं सर? ओनली फॉर सर यूनिफॉर्म सर ना? बिल्कुल, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तब, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तब। लिख लेना बेटा, इसमें हम केस लेके चल रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता या डेंसिटी वेरी कर रही होती तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता, वैसे क्वेश्चन भी हम करेंगे। अभी तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। नेक्स्ट देखो, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान रखना है। एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, हमने एक रिंग ले ली जिसका रेडियस ले लिया है हमने आर का, और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया इस पूरी रिंग पर। चार्ज मान लेते हैं क्यू का है, और मुझे इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट दे रखा है ए पॉइंट, जो इसके सेंटर से सपोज एक्स के डिस्टेंस पर है, और मुझे इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि इस रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो किस तरह करेंगे, देखो भाई, हम रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। मैंने इसमें सबसे टॉप पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, सपोज dy लेंथ का। अब dy तो बहुत छोटा होता है, उसको मैं पॉइंट चार्ज की तरह यूज कर सकता हूं। यस सर। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, वो इस डायरेक्शन में आएगी, जिसको मैंने कह दिया DE। DE क्यों कहा?
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट ए। ठीक, अब ये डीई निकालने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए? ये डीई कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कहता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। के तो मुझे पता है, इनके बीच में डिस्टेंस बन रहा है जो डिस्टेंस और चार्ज चाहिए, चार्ज। डिस्टेंस और चार्ज, दो चीजें चाहिए, एक तो डिस्टेंस और एक चार्ज। डिस्टेंस तो मुझे मिल जाएगा आराम से, ये डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। लैम्डा की जरूरत नहीं, बिना लैम्डा के भी कर सकते हो बेटा। चार्ज तो मिनिमम होगा। चार्ज डी मिनिमम का मतलब तो 1 कूलम लेंगे ना हम। क्यों 1 कूलम? 10⁻⁻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 
जरा ऋषभ बताओगे बेटा? सर ए पॉइंट पे जो हमने टेस्ट चार्ज रखा वो कह रहा हूँ मैं 1 कूलम। क्यों रखा टेस्ट चार्ज? हम क्या प्रैक्टिकली निकाल रहे हैं? हम तो थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं। यस किसी क्यू चार्ज की वजह से मुझे इस ए पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस पे है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है थ्योरेटिकली, तो मुझे क्या कोई चार्ज रखने की जरूरत है? मैं सीधा रिजल्ट लिख सकता हूं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा, खत्म। मैं क्यों चार्ज रखूं? यस सर, मतलब वही आ जाएगा फॉर्मूला, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल। तो जब मुझे फॉर्मूला पता है तो हर जगह मैं 1 कूलम रख के क्यों करता रहूं? मुझे चार्ज चाहिए इस एलिमेंट पे कितना है। भाई यहां पे जो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ये इस एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं ए पॉइंट पे। तो मुझे इस पे जो चार्ज है अगर वो डी क्यू है तो वो डी क्यू को मैं लिख सकता हूं क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी वाई, यूनिटरी मेथड से। यस सर। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आई? रिपीट कर ये सकते हो चार्ज क्या? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना सर? नो सर। 2 पाई आर की लेंथ पे चार्ज है क्यू, तो डी वाई की लेंथ पे चार्ज कितना होगा? 2 पाई आर समझ। क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी वाई, यस यस सर। यही आएगा। और जो मैंने एलिमेंट लिया वो डी वाई लेंथ का है, तो उस डी वाई लेंथ पे चार्ज मिल गया। यस सर। और ध्यान से देखो तो ये जो बीच का पार्ट है ये लैम्डा ही तो है, लैम्डा इंटू डी वाई भी कर सकते थे आप। भाई ये लैम्डा ही तो है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू अपॉन 2 पाई आर, ठीक है ना? अब ये डी क्यू मिल गया, इस डी क्यू की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, ये मैं निकालूं तो आएगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू भी पुट कर दूं तो आ जाएगा के क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये ठीक लिखा है? यस। ये आ गई है डीई की वैल्यू, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट ए। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं एलिमेंट की पोजीशन चेंज करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। जरा विजुलाइज करो, विजुलाइज करो। हाँ, यहां पे रिंग है और ये उसकी एक्सिस, एक्सिस पे पॉइंट है ए। रिंग के टॉप पे मैंने एलिमेंट लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है। रिंग के मैं आगे एलिमेंट लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। रिंग के नीचे एलिमेंट लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। यानी कि रिंग के हर एलिमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं और मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे तो वेक्टर एडिशन करना चाहिए। तो मैं सिंपली डीई का इंटीग्रेशन करके क्या नेट ई निकाल सकता हूं? सर नहीं निकाल सर कॉस थीटा लेना पड़ेगा। कंपोनेंट अगर मैं डीई का इंटीग्रेशन करता हूं तो उसका मतलब है DE1 प्लस DE2 प्लस DE3, मींस सभी के मैग्नीट्यूड्स ऐड कर रहा हूं, लेकिन सभी वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में है तो मैं ऐसे कैसे ऐड कर दूं? ठीक, तो हम क्या करते हैं, जैसा एलिमेंट ये है बिल्कुल ऐसा ही एक एलिमेंट हमने यहां ले लिया, डायमेट्रिकली अपोजिट डीवाई का ही। इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहां एलिमेंट ले लिया, उतनी ही लेंथ का। इसकी वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, उतनी ही क्वांटिटी की। यस। अगर ये एंगल मैं थीटा लूं तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। इन दोनों को देखूं तो इन दोनों के साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और दोनों के कॉस कंपोनेंट इधर बचेंगे। 2DE
कॉस थीटा। क्या ऐसा लिख सकता हूं बेटा मैं? यस सर। यस सर। ये तो कैंसिल हो गए, ये ऐड हो गए। अब रिंग पे मैं कोई भी एलिमेंट लूं, कोई भी एलिमेंट, यहां ले लिया एलिमेंट, तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट होगा जो उसके कॉस साइन कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा और उनके कॉस कंपोनेंट सभी इसी डायरेक्शन में आएंगे। यस। यानी कि जितने मर्जी एलिमेंट लूं, जितने भी लेने हैं, सभी एलिमेंट्स के लिए सिर्फ साइन कॉस कंपोनेंट ही बचेंगे, साइन तो कैंसिल हो जाएंगे सारे, और सारे के सारे कॉस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में हैं। तो जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं और उनको ऐड करना हो तो सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दें। एंगल तो जीरो। यस सर। तो मैं कह सकता हूं कि E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, या मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2DE cos थीटा। दोनों ही मेथड ठीक है, सिर्फ फर्क रहेगा लिमिट्स का। सर इन दोनों में डिफरेंस रहेगा लिमिट्स का। हाँ बेटा। सर इधर आपने डी लिखा हुआ था 2D क्यों? क्योंकि सर हम सिंगल सिंगल ऐड करेंगे ना। देख, DE cos थीटा इधर से आएगा, DE cos थीटा इधर से आएगा, दोनों का रिजल्टेंट मैंने लिख दिया 2DE cos थीटा। सर 2D में हाफ लिमिट लेनी पड़ेगी और डी में पूरी की लेनी पड़ेगी रिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं वेरिएबल कह रहा हूं dy, y वेरिएबल है, तो यहां पे y वेरी करूंगा 0 से 2 पाई r तक, और यहां वेरी करूंगा 0 से पाई r तक। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्या ये समझ में आ रहा है? नो सर। फिर समझ ले। देख, यहां एट ए टाइम मैंने एक एलिमेंट यूज किया, एक एलिमेंट का कॉस कंपोनेंट लिया, तो मुझे सारे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो y को मुझे 0 से 2 पाई r कवर करना पड़ेगा कि पूरी रिंग कवर हो जाए। यस सर। यहां मैं ले रहा हूं 2DE cos थीटा, यानी कि एट ए टाइम मैं ये दो एलिमेंट ले रहा हूं। यस सर। जब मैं y को थोड़ा सा आगे लूंगा तो ये साथ वाला एलिमेंट अपने आप कवर हो जाएगा, यहां का और यहां का। फिर मैं यहां का एलिमेंट लूंगा तो ये वाला भी कवर हो जाएगा, यहां का लूंगा तो ये वाला भी कवर हो जाएगा। मींस मैं आधी रिंग कवर करूंगा, बाकी आधी रिंग तो साथ साथ कवर हो रही है, क्योंकि मैं एट ए टाइम दो एलिमेंट लेके चल रहा हूं। यस सर। तो मुझे इंटीग्रेट सिर्फ 0 से पाई r तक करना पड़ेगा। क्या इसका लॉजिक समझ में आया? दोनों से आंसर सेम आएगा। यस सर, समझ में आ गया। यस सर। क्या बाकियों को भी क्लियर है ये? यस सर। सर एक बार डी और dy में कंफ्यूजन है। dy तो एलिमेंट है, dy पे ही तो क्यू चार्ज होगा। dy पे ही चार्ज dq का होगा। q चार्ज तो पूरी रिंग पर है बेटा, इतने पे क्यों है? अरे q चार्ज तो पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। हाँ, तो dq का जो चार्ज dy पे होगा तो हमने अलग अलग क्यों ले रखे हैं? अच्छा, तो dq को मैंने dy की फॉर्म में लिखा है बेटा, क्योंकि इसी इंटीग्रेशन में अगर दो दो वेरिएबल हो गए तो क्या इंटीग्रेट कर पाओगे? ओके सर। इस इंटीग्रेशन में अगर दो वेरिएबल हो गए तो इंटीग्रेट कैसे? अच्छा, dq को कैसे इंटीग्रेट करोगे? यस सर, यस सर। नहीं कर पाएंगे, हमें अलग अलग लेना पड़ेगा। वेरिएबल तो आपने y कंसिडर किया था कि y को एक रेफरेंस लेके y डिस्टेंस पे dy का एलिमेंट लेते हैं, या थीटा एंगल पे d थीटा का एलिमेंट लेते तो भी चल जाता। रिंग के केस में आपने, हाँ बेटा सर x और y भी दो वेरिएबल अलग अलग हैं। हाँ, x वेरिएबल कहाँ है? x तो कांस्टेंट है। x कहाँ वेरिएबल है? अरे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो तो पता होगा ना तेरे को, वो तो पॉइंट फिक्स करेगा। x कहाँ वेरिएबल है? वेरिएबल तो y है। ठीक है सर, x तो फिक्स है। अब मैं इससे सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, DE की वैल्यू है KQ dy अपॉन 2 पाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू देखो तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। यस सर। तो cos थीटा भी कांस्टेंट रहेगा ना? बिल्कुल, कॉस थीटा भी कांस्टेंट ही है, लेकिन हम आंसर थीटा की फॉर्म में ना देख के चार्ज की फॉर्म में देंगे। ओके सर। ये आ गया हमारे पास। इसमें देखो जो जो कांस्टेंट है उनको मैं बाहर कर दूं। यस सर। 2 KQX अपॉन 2 पाई r सब कांस्टेंट है। ये पावर हो गई 3/2, 1 प्लस हाफ, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अंदर है गया सिर्फ dy,
0 to पाई आर, यस यस सर। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई आर आ जाएगी। पाई आर से पाई आर कट रहा है। इस पाई आर से मैंने ये पाई आर कैंसिल किया, 2 से 2 कैंसिल किया, आंसर आ गया के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया रिजल्ट जो याद रखना है। सर एक बार सर ये बताना कि जो आपने इंटीग्रेशन कराया 0 से पाई आर पे dy का, वो पाई आर कैसे आया? इंटीग्रेशन पाई आर कैसे आया? यस सर। क्या इतना इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, पूरी 11th कवर कर ली। dy 0 टू पाई आर, dy का इंटीग्रेशन y, लिमिट 0 टू पाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉरी सर, वो कंफ्यूज हो गया। इस इंटीग्रेशन में मुझे लगता कोई दिक्कत थी, तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नहीं सर, ऐसी तो बहुत कर रखी है। चलो सर कोई दिक्कत इस डेरिवेशन में? नो सर। सर यहाँ ये मैंने बेटा cos थीटा की वैल्यू पुट की है। सर ये सर हमने सर इसे पॉजिटिव चार्ज मान के वो डेरिवेशन किया है। बिल्कुल तो सर ये नेगेटिव के लिए वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये सारा माइनस में से पॉजिटिव बदल चार्ज है जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती, ओके सर। रहती एक्सिस के अलोंग ही। यानी कि किसी भी रिंग पर अगर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड कर दिया है तो उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग ही होगी, टुवर्ड सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर। वो डिपेंड कर रहा है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम सेंटर होगी, अगर रिंग पे चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड सेंटर ऑफ द रिंग होगी। क्या ये बात क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से 2 पाई आर ले सकते थे डी cos थीटा, और ले सकते थे 0 से पाई आर 2 डी cos थीटा। अगर सर हम 0 से 2 पाई आर लेते तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता ना? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें ये 2 नहीं आता, ये ऐसी आता, ये ऐसी आता, यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 पाई आ रहा होता तो वो पूरा का पूरा 2 पाई आर कट जाता, आंसर यही आता, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर हाँ बेटा। सर एक फॉर्मूले में जैसे इसमें वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, तो उसमें हम फाइनली क्या कहेंगे, इनवर्स है या डायरेक्ट है? ऐसा कभी नहीं कह सकते। अगर आप कहोगे ना कि ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि x डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। आप कहते हो x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो भी गलत है। कोई फंक्शन, कोई y अगर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, ये इसका नहीं बनेगा बट। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है। यस सर। इस केस में ग्राफ ना ऐसा बनेगा ना ऐसा बनेगा, तो ना आप डायरेक्टली कह सकते हो ना इनवर्सली कह सकते हो। ऐसा नहीं होता कि हर फंक्शन या तो डायरेक्टली हो या इनवर्सली हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्मॉल के लिए होगा है बेटा? थोड़ी होगा। वेरी स्मॉल के लिए होगा। अभी करते हैं, उसके लिए क्या होगा वो ग्राफ भी बनाते हैं। ये डेरिवेशन सर, क्लियर है? ये Yes, सर sir. सर जो लास्ट जो सर आपने करवाया सर उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है सर, आप कह रहे थे ना कि वो अच्छा, important सेंटर वाला? derivation। हाँ, Yes, सेंटर sir। वाला नहीं है, एक्सिस वाला है। और वो सेंटर वाला इससे भी प्रूव कर सकते हो। अगर आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इस एक्स को 0 कर दोगे। यस सर। पूरा 0 हो जैसे जाएगा। जैसे एक्स को कम करते जाओगे पॉइंट सेंटर के पास आता जा रहा है। एक्स को 0 करने का मतलब है कि आप सेंटर की बात कर रहे हो। इसमें एक्स को 0 पुट करो तो आंसर 0 आ जाएगा। यस सर। यानी कि इससे भी प्रूव कर सकते हो कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। सर अगर आता है सर मतलब रिटर्न में तो सर सीधा पुट कर दे फॉर्मूला और 0 मार। अगर एग्जाम में आता है रिंग के सेंटर वाला जिसके आने के चांस कम है, मेनली इसका दूसरा पार्ट जो है यही मेनली पूछते हैं। अगर आ भी जाए तो इसी लॉजिक से करो, आसान है। वो लंबा वाला काम क्यों करें? ओके Okay, सर। sir. अगर सेंटर में पूछते हैं तो यही लॉजिक बता के आप नेट 0 कर सकते हो। ठीक है? Yes, sir. यस सर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसके बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करना है। अभी ग्राफ देखते हैं। कुछ नोट करना है या कर लिया नोट? कर लिया सर। कर लिया। सर कर लिया। कर लिया सर।
ये तो हैंग हो गया भाई। ज्यादा डाउट आ गई सर, जब भी हो गया। अपडेट करो। वरना वो सारा लिखा हुआ गायब हो जाएगा। सर वेट करने से कुछ होता नहीं है सर। कॉपी में लिख रहा है सर। एक मिनट। सब गायब हो गया। और कोई बात नहीं, हमने नोट कर लिया। नोट कर लिया था सबने? सर अगर नोट करना होगा तो अगर वीडियो दोबारा देख लेंगे, मतलब थोड़ा बहुत। यहां पर देख लो भाई, पॉजिटिव चार्ज हमने पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। क्यू चार्ज, रेडियस आर का, डिस्टेंस एक्स का, पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इस चैप्टर में बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, सारे रिजल्ट्स हाथ के हाथ याद करते रहना, वरना बाद में बहुत दिक्कत आएगी। अब इस पे थोड़ी सी मास्टरी कर ले बेटा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसका ग्राफ बनाना है। यहां लॉजिकली हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, यानी कि जब x 0 होगा, जब x 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। यस सर। लेकिन एक चीज और है, जब हम x को बहुत बड़ा कर दें, इंफिनिटी पे ले जाएं, वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। यस सर। और अगर मैं रिंग पर देखता हूं, रिंग की एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ रही है, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है ये। यस सर। यहां 0, इंफिनिटी पे भी 0, यानी कि बीच में कहीं बड़ी होगी फिर कम हुई होगी। यस सर। तो इसका ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। पहले ये इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होके 0 की तरफ अप्रोच करती है। लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू कहां आती है, ये रिजल्ट भी याद करना है। r/√2 पे। ये कैसे आया जरा समझ लो इसको। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, e और x की रिलेशन दे रखी है। मुझे निकालना है कि e की वैल्यू किस x के लिए मैक्सिमम होगी। तो मैं इसमें डेरिवेटिव यूज कर सकता हूं, मैक्सिमाइज कर देंगे। बिल्कुल। de/dx इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव होगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू इसका डेरिवेटिव के क्यू माइनस के क्यू एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x। देखो भाई डेरिवेटिव ठीक किया है चेन रूल से। किसी को डेरिवेटिव में दिक्कत? नो सर। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इस डेरिवेटिव को हम 0 से इक्वेट करते हैं। यस सर। इसे अगर मैं 0 से इक्वेट करूं तो ये डिनोमिनेटर पूरा 0 में चला जाएगा। यस सर। ऊपर से देखूं तो के क्यू, और यहां देखो यहां तो 2 कैंसिल हो रहा है, के क्यू और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ कॉमन आ रहा है। यस। ये मैं कॉमन लेता हूं, के क्यू और हाफ पावर कॉमन ले ली तो बच गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस के क्यू, ये गया तो बचा 3x स्क्वायर। देखो भाई सब कुछ कॉमन ठीक लिया है। ये मैं कर रहा हूं de/dx को 0 करने से मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये कभी 0 हो नहीं सकता, ये पार्ट तो 0 नहीं हो सकता, तो इसे तो मैं 0 में भेज दूं। यानी कि इसको इक्वेट करना है तो ये आएगा 2x स्क्वायर नेगेटिव का उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा,
मीन्स 2x² इज इक्वल टू r², तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस r/√2, यानी कि एक पर लोकल मैक्सिमा है और एक पर लोकल मिनिमा है। जो हमें ग्राफ मिल रहा था उसमें ये वाला पॉइंट आ रहा है r/√2 का, और ऐसा ही ग्राफ इस तरफ भी बनेगा, और ये लोकल मिनिमा जो आएगा ये आएगा माइनस r/√2 का। यानी कि सेंटर से r/√2 के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो डायरेक्शन की वजह से है। क्या ये बात क्लियर? यस सर एक चीज में समझ आई सर। सर आपने कहा कि इंफिनिटी पे जो फील्ड है अरे पेज भी वो check कर जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी। सर लेकिन जीरो कैसे होगी सर इंफिनिटी पे? बिकॉज मैं तो सर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगी ना। मेरे बेटे लिमिट्स पढ़ ली हैं? लिमिट्स की हैं क्या मैथ्स में? KQX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2 लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। जरा सॉल्व कर इसको, क्या आएगा? क्या लिमिट्स आती हैं सॉल्व करनी? यस सर। अभी मैथ्स में सीखी नहीं लिमिट्स क्या? नो सर। 11 थोड़ा सा था ना। 11 था तो सही लिमिट्स का पोर्शन। बट सर स्किप कराते हैं, 12th में पढ़ाएंगे। सिंपल देखो, ऊपर डिग्री है 1 और नीचे डिग्री है 3/2। 3/2 भी नहीं, 3 की। नीचे डिग्री 3 की, x की डिग्री 3 और ऊपर x की डिग्री 1। डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है और x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हो और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो तो कंफर्म आंसर 0 आता है। यस सर। मैं अगर डायरेक्टली इंफिनिटी पुट करूंगा तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म आएगी। थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, इस x को नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा KQ अपॉन x। नीचे जाके जब अंदर जाएगा तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? x की पावर 2/3। 2/3। यस सर। तो ये बनेगा r² अपॉन x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 2 माइनस 2/3 जो पॉजिटिव होगा और पावर 3/2। अब इसमें अगर x को इंफिनिटी पुट करूंगा 2/3 नीचे आ रहा है सर 0 प्लस इंफिनिटी हो जाएगा ना डिनोमिनेटर में, तो 0 ही आएगा। अच्छा हाँ, ये 0 हो जाएगा और ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो 0 प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, और डिनोमिनेटर अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आंसर 0 को अप्रोच करेगा। जी सर। सर आवाज गई आपकी। हाँ बेटा, मैथ्स में आप सीख भी लोगे ये। क्लियर? तो इसका ये ग्राफ भी ध्यान रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है और कहां मैक्सिमा आता है, इसका ध्यान रखना है। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलो जी, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, ट्राई करोगे इसको, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे सर नोट कर लो फटाफट। सर इसके पीछे वाले सर जिस पे डेरिवेशन। ये तो डेरिवेटिव था। मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट जो था बेटा, हो गया सर। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क लिए दे रहा हूं, ट्राई करोगे, नहीं होगा तो डिस्कस करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली सर्कुलर डिस्क। अब हम बात कर रहे हैं डिस्क की। चार्ज एट द एक्सिस ऑफ द डिस्क, यानी कि अब पूरी डिस्क ले ली। अभी तक तो हम एक रिंग लेके चल रहे थे, अब हमने पूरी डिस्क ले ली। डिस्क की एक्सिस पे किसी पॉइंट P पर जो उसके सेंटर से x के डिस्टेंस पे है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और डिस्क में चार्ज दे रखा है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा की, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा गिवन है। अब इसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूं, आप बताओ मुझे, आप ही सजेस्ट करो क्या करूं। एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। ये 11th के फंडे ग्रेविटेशन में भी किया था ऐसा। बिल्कुल। एलिमेंट डिस्क में एलिमेंट आपने लेना सीखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में।
मुझे कौन बताएगा? किसी का आंसर नहीं, किसी की बातें नहीं समझ में आ रही मुझे अभी तक तो। फिर एक छोटी सी रिंग लेंगे। रिंग, रिंग में क्या लेंगे वेरिएबल बेटा? सर डीएक्स रेडियस पे 0 to r। 0 to r। देखो सर dr के पे dx थिकनेस की एक रिंग लेंगे। ठीक है, ये x तो दे रखा है, r भी दे रखा है, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दूं y। भाई x लिखा हुआ है, r लिखा हुआ, तो इनको मिक्स नहीं करते, एक नया वेरिएबल ले लिया y रेडियस की मैंने एक रिंग ली और जिसकी थिकनेस ली है dy की। कुछ ऐसा ही काम हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी किया था। तो फिर सर ये r क्या लिखा है? r भी तो रेडियस है ना इसका? r इस डिस्क का रेडियस है। अच्छा ओके सर कंफ्यूज। डिस्क का रेडियस r फिक्स है, एलिमेंट का रेडियस मैंने y माना, एलिमेंट का रेडियस y और थिकनेस dy की। एलिमेंट ये वाला है। हाँ बेटा, तो डिस्क में तो थिकनेस नहीं लेंगे ना हम। डिस्क की थिकनेस नहीं ले रहे अपनी, सरफेस तो है। मैंने डिस्क की थिकनेस कहां दिखाई? नहीं सर, जैसे आपने dy लिया तो वो तो डिस्क में है तो थिकनेस उसी की होगी ना। वो पुरानी चीजें याद नहीं है आप लोगों को। ये डिस्क है, सामने से देख रहे हो, थिकनेस नहीं है, ये सरफेस तो है। यस सर। इसमें मैंने y रेडियस का एक सर्कल बनाया और इसी सरफेस पे dy रेडियस और बढ़ाकर एक और सर्कल बना दिया। यानी कि अंदर वाले का रेडियस y और बाहर वाले का रेडियस y प्लस dy। क्या नहीं बना सकता इसी सरफेस पर? समझ में आ गया, बना सकते हैं। सेम काम तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किया था। यस सर, इससे याद आ गया। यस सर। अब ये एलिमेंट जो हमने लिया ये तो आ गया रिंग की शेप में, और रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास है। देखो, जब भी एलिमेंट लेना होता है तो एलिमेंट का एक लॉजिक होता है जो हमने डिस्कस किया था 11 में कभी, कि आप एलिमेंट इस तरह से लो कि उस एलिमेंट की वजह से वो फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर पाओ जो आपको पूरे बॉडी की वजह से या पूरे सिस्टम की वजह से कैलकुलेट करनी है। आपको इस पूरे सिस्टम की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप एलिमेंट ऐसा कंसीडर करो कि उस कम से कम उस एलिमेंट की वजह से तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकूं। तो इसलिए एलिमेंट जो मैंने लिया वो एक रिंग की शेप में ले लिया, क्योंकि रिंग का रिजल्ट मुझे पता है। जब मुझे रिंग का रिजल्ट पता है तो ये जो एलिमेंट रिंग की शेप में है इसकी वजह से मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं वो फॉर्मूला यूज करके। जब एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी तो इंटीग्रेट करके मैं पूरी डिस्क की वजह से निकाल सकता हूं। सर हम रिंग की फॉर्म में जीरो से याद। हाँ, अब प्रॉब्लम यह है कि रिंग की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो रिंग का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था KQX अपॉन R² प्लस x² की पावर 3/2। यहां पे Q था रिंग का चार्ज, लेकिन यहां पे जो रिंग है वो ये y रेडियस वाली है, इसका चार्ज मैं मान लेता हूं dq का है, तो पहले तो मुझे dq निकालना पड़ेगा। तो ये dq की वैल्यू जो आएगी ये आएगी सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द एलिमेंट। और इस रिंग का एरिया कितना होगा पावनी, इस रिंग का एरिया कितना होगा बेटा? πr²। पावनी क्लास में हो? यस सर। हाँ ऑडिबल? हाँ बिल्कुल बेटा। इसका एरिया कितना होगा? सर πr²। रिंग का एरिया जो एलिमेंट लिया है। सर मैं बताऊं? बोल बेटा। 2πy dy। 2πy dy। थोड़ा सा बेटा 11th के टॉपिक रिवाइज करो, खासकर सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने डिटेल में बताया था, जहां से इंटीग्रेशन का लॉजिक स्टार्ट हुआ था वो पोर्शन रिपीट कर दो। उसके बिना ये डेरिवेशन में बहुत मुश्किल आएगी। आपको एरिया चाहिए, ये जो शेडेड पोर्शन है सिर्फ रिंग जितने पोर्शन में है उसका एरिया चाहिए था, क्योंकि चार्ज तो यहीं पे देखना है कितना है। चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा दे रखा है, तो एलिमेंट पे कितना चार्ज है ये निकालना है। तो उस एलिमेंट में जो पोर्शन, जहां जो शेडेड पोर्शन है वही तो एरिया चाहिए। एक y रेडियस की रिंग जिसकी थिकनेस dy की है उसका एरिया हम 2πy dy लेते हैं,
क्या याद आ रहा है आपने कुछ ऐसा किया था? Yes. तो जब मैंने इस एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई किया, हाँ बेटा बोल, पाई स्क्वायर नहीं होगा क्या? आई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, आई मतलब तो वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्यों होगा? जो सरफेस एरिया होता है वो तो सर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे रेडियस वाई है। सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर कब से होने लग गया? पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, तो आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर कब से होने लग गया? ये सर्कल और ये उसका अंदर का पार्ट, इसका रेडियस y और ये रेडियस y प्लस dy। आपको ये वाला एरिया चाहिए, शेडेड एरिया। कैसे निकालेगा बेटा? बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे। बहुत या बढ़िया, फिर इसको काट के खोल देंगे तो ये लेंथ के उसमें बन जाएगा। बिल्कुल मैंने वही तरीका बताया था। यस सर। बेसिक मेथड तो ये है। अगर मैं इसमें देखूं पाई कॉमन ले लूं तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर प्लस 2y dy माइनस वाई स्क्वायर। एक्सपेंड करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और यहां वाई स्क्वायर बचा, पाई तो मैंने कॉमन ले लिया, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। dy बहुत छोटा होता है तो उसकी हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये पार्ट नेग्लेक्ट किया तो बाकी बच गया 2 पाई वाई डी वाई। ये एरिया आ गया 2 पाई वाई डी वाई। दूसरा लॉजिक, ये थिकनेस जो ये डी वाई है ये बहुत ही छोटी है, तो हमने क्या किया, इस रिंग को यहां से काटा और पकड़ के सीधा कर दिया, तो ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी जिसमें ये होगा डी वाई और ये जो लेंथ है ये लेंथ अप्रोक्स 2 पाई वाई की होगी, ये आएगा वो शेडेड पोर्शन। ये लगभग रेक्टेंगल की शेप होगी। अगर डी वाई बहुत छोटा है, वो तो है ही छोटा, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2 पाई वाई इंटू डी वाई, तब भी आंसर यही आएगा। याद आ रहा है कुछ ऐसा किया था 11th में? यस सर। सर आप हर क्लास में पहले बता दिया करना कौन सा चीज रिवाइज करनी है, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। अरे रिवाइज तो सब कुछ करना है, सब कुछ आना चाहिए 11th का जो पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं भूलना, हर चीज कहीं ना कहीं काम आएगी। हाँ बता देना सर फिर भी क्लास में। सर याद है। चलो ये हमने निकाल लिया, इस रिंग में जो चार्ज है वो निकाल लिया। हमें इस रिंग की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो इस तरफ होगी डीई की, उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, चार्ज मिल गया, एक्स पता है, रेडियस पता है, तो इस रिंग की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं डीई। यस सर। वो आ जाएगी के इंटू चार्ज ऑफ द रिंग विच इज सिग्मा इंटू 2 पाई वाई डी वाई इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया डीई। यस। ऐसे अगर मैं एलिमेंट चेंज करूंगा सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में रहेगी, मीन सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो सिंपली इंटीग्रेट करके मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। यस क्योंकि वेक्टर्स है बेटा, वाई स्क्वायर नहीं आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर लिखा है आपने नीचे। अच्छा आर तो पूरे का था, यहां पर आएगा वाई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, क्योंकि रेडियस तो उसका वाई का है। इसमें cos थीटा वाला कंपोनेंट नहीं आएगा? क्यों आएगा? रिंग का यूज किया ना फॉर्मूला। अच्छा अच्छा ओके। रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती है, वो मैंने निकाल ली। मैं कोई और रिंग लूंगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी, कोई और रिंग लूंगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, यानी कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है और मुझे उन्हीं वेक्टर्स को ऐड करना है, उन्हीं वेक्टर्स को ऐड करना है, सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दूं, यानी कि एल्जेब्रिक सम कर सकता हूं, इसका मतलब इंटीग्रेशन कर सकता हूं। ठीक, अब मुझे सिर्फ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल क्या है सर? वाई। सर 2 पाई वाई डी वाई को हम ऊपर ही इसके अंदर पाई वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते? 2 पाई वाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं?
पाई वाई स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? कैसे आ जाएगा पाई वाई स्क्वायर? अरे पाई वाई स्क्वायर तो पूरा एरिया आ जाएगा। क्या तुम्हें पूरा एरिया चाहिए? यस सर, पूरा आ जाएगा, फिर वो क्यू आ जाएगा। वो क्यू भी नहीं, वो तो पूरा बाहर का तो छोड़ दिया, एक पर्टिकुलर डिस्क का एरिया निकाल रहे हो। डिस्क का एरिया थोड़ा चाहिए आपको, आपको चार्ज चाहिए सिर्फ इतने पोर्शन में, रिंग में, तो रिंग का ही तो एरिया निकालना पड़ेगा। रिंग के अंदर का एरिया की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें वेरिएबल है वाई। वाई को कैसे वेरी करूं कि पूरे डिस्क कवर हो जाए? 0 to r। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू क्या क्या कांस्टेंट है देखो भाई, K कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, Y वेरिएबल है, X कांस्टेंट, अंदर रह जाएगा y dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 0 to r। ठीक, अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करूं आप बताओ, ये कैसे सॉल्व होगा? तो ये तो नहीं सीखा। ये होगा सब्स्टिट्यूशन से। यहां पर हम देखिए आगे स्पेस है, बिल्कुल है। इस एक्सप्रेशन को नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं, k सिग्मा 2 पाई x, k सिग्मा 2 पाई x इंटीग्रेशन। हाँ बेटा, y स्क्वायर को t लेके पूरे को ही t मान लेंगे, नीचे वाले को y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 0 to r। ये हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक नया वेरिएबल t स्क्वायर मान लेते हैं। t एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया सब्स्टिट्यूशन से, लिख सकते हैं हम पुट दिस, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं तो आएगा 2y dy, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 क्योंकि x कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू 2t dt, 2 कैंसिल, y dy इज इक्वल्स टू t dt। पुट करें तो ये आएगा k सिग्मा 2 पाई x इंटीग्रेशन y dy की जगह पे आ गया t dt, और ये पूरा पार्ट t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर की पावर 3/2 मींस t क्यूब। यहां पे लिमिट जो थी ये y की थी, अब वेरिएबल y रहा ही नहीं, अब तो वेरिएबल रहा t, तो लिमिट भी t की होनी चाहिए। तो मैंने यहां देखा भाई, यहां पर अगर मैं एक y को 0 पुट करूं, लोअर लिमिट थी 0, y को 0 पुट करूं तो t की वैल्यू x मिल जाएगी, तो लोअर लिमिट आ गई t की x। y की अपर लिमिट r पुट करूंगा तो t की अपर लिमिट आएगी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, 1/t स्क्वायर मींस t की पावर -2, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर -1 अपॉन -1 मींस -1 अपॉन t। तो ये आ जाएगा k सिग्मा 2 पाई x इंटू -1 अपॉन t लिमिट x टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ बेटा, सर ये y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बाद में लिखा ना 2y dy, सर वो कैसे हुआ बताओ? डेरिवेटिव करके बेटा, डेरिवेटिव करके, जनरल डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन जब सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो जनरल डेरिवेटिव करते हैं, और किसी के रिस्पेक्ट में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, देखो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वेरिएबल दो हैं इस इक्वेशन में, y और t, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो? t के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू dy बाई डी टी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। यस सर। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, 2 कैंसिल हो गया, तो y dy इज इक्वल टू t dt लिख सकता हूं। dt को राइट में ले गए, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसे कहते हैं जनरल डेरिवेटिव। जब भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम इसी तरीके से लिखते हैं उसको। मैथ्स में सिखाएंगे बेटा, मैथ्स में इंटीग्रेशन जल्दी होगा तो उसमें ये सब चीजें बताई जाएंगी बेटा। अभी तो याद कर लो जिनको नहीं पता। k सिग्मा 2 पाई x, लिमिट्स पुट करें, नेगेटिव है तो लिमिट्स में उल्टी कर देता हूं, 1/x माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
यहां पे k की वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई x को मैं अंदर ले जा रहा हूं, तो 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक ऐसी फॉर्म बना रहा हूं जिसको याद करना आसान होता है। यहाँ पे 2 पाई कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, मींस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क ऑन इट्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द डिस्क, जिसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा की है, बाकी डाटा x जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर और r है उसका रेडियस। लेकिन इसके एक आसान फॉर्म भी है। देखो क्या चीज है, अगर मैं वापस उस डिस्क पे जाऊं, ये कंप्लीट डिस्क थी, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। अगर मैं इस डिस्क के एंड्स को इस p पॉइंट से ज्वाइन करना शुरू कर दूं तो एक कौन सा बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा। यस सर। और उस कोण का सेमी वर्टिकल एंगल ये थीटा मान लूं, तो cos थीटा की वैल्यू ध्यान से देखो तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगी। यानी कि x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्चुअल में cos थीटा है। यस तो इसकी जगह पे मैं cos थीटा लिख सकता हूं। यानी कि E का रिजल्ट इस फॉर्म में याद रखना आसान होता है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस cos थीटा। एक बार लिमिट्स बता दो दोबारा प्लीज। देख बेटा, लिमिट्स लगाते कैसे हैं, हमें ये डिस्क दे रखी थी, मैंने यहां पर वेरिएबल लिया y रेडियस का और dy थिकनेस का एक रिंग लिया। रिंग की थिकनेस तो मैं हमेशा dy लूंगा। अब y को कैसे वेरी करूं कि पूरी डिस्क कवर हो जाए। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जब dy साथ में आ रहा है और कोई एक्सप्रेशन है और मैंने dy की लिमिट लिखी 0 to r, तो देखो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब मैं y को 0 लूंगा तो वहां पे छोटा सा एलिमेंट, y को थोड़ा सा बढ़ाया फिर एलिमेंट और बढ़ाया फिर एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट, y को बढ़ाता जा रहा हूं, एलिमेंट लेता जा रहा हूं, y को बढ़ाते बढ़ाते मैंने r तक ले आया तो पूरी डिस्क कवर हो जाएगी। आ गया सर। तो y को मैं 0 से r तक वेरी करूंगा और हर पोजीशन पे मैं एलिमेंट लेता रहूंगा, पूरी डिस्क कवर हो जाएगी। हमेशा एलिमेंट को इसी तरह से सोचना है कि कैसे वेरी करूं कि मेरी पूरी बॉडी कवर हो जाए। क्लियर? यस सर। ये डेरिवेशन सर नोट करना है सर। कर लो जी। यस सर, बस 2 मिनट नोट करना है, देखना है। सर अगर ये किसी मीडियम में हुआ है बेटा, सर अगर ये किसी मीडियम में हुआ तो फिर वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, अगर किसी मीडियम में हो तो उसका एप्सिलॉन आर, मीडियम का एप्सिलॉन आर भी आएगा। बिल्कुल सर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो उसका डायरेक्शन वही सीधी सर एक्सिस के अलोंग होगी। बिल्कुल, देखो हमने मैग्नीट्यूड निकालते समय लॉजिक क्या लगाया था कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, अगले रिंग की वजह से भी इधर, सारे इधर वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही तो मिलेगी। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ही है। लॉजिक फिर वही, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम सेंटर, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो टूवर्ड्स द सेंटर। क्या ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। ये डेरिवेशन बोर्ड में आने लायक नहीं है, स्कूल के सिलेबस में नहीं है। रिंग वाला डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो वो ध्यान रखना है। सर वो आज ही हुआ है स्कूल में। सर मीडियम है बेटा, मीडियम चेंज होगा तो सर वो स्कूल में आज ही हुआ है सर डेरिवेशन। ठीक है, ठीक। मीडियम चेंज होगा, बाहर एयर की बजाय अगर कोई और मीडियम है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी लगानी पड़ेगी। ऐसे केसेस आते नहीं सर। है बेटा, इंटेंसिटी चेंज होगा सर। बिल्कुल होगा ना। 1/एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी तो आ जाएगा। यस सर। के की वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी फिर। यस सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। सर उधर के स्लिप वाला ताकि आसान हो जाए। क्या बेटा, के फार्मूले में के स्लिप वाला ताकि आसान हो जाए।
मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप कह रहे हो के को चेंज करके आंसर आ जाएगा? सर के को हमने एक्सपैंड इसलिए करा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ताकि आसान हो जाए। के को एक्सपेंड करोगे और जनरलाइज करना है तो एज आर भी लगा सकते हो, लेकिन नॉर्मली वो मीडियम वाला केस इसमें नहीं आता तो हम लिखवाते नहीं है। अगर मीडियम वाला आ जाता है तो एज आर और लगा दो, लेकिन के को एक्सपेंड करने का लॉजिक ये था कि फॉर्मूला एक आसान फॉर्म में मिल जाए हमें। हाँ बेटा, कुछ और डाउट? अभी हमारे पास दो रिजल्ट्स और आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। पहला रिजल्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, दूसरा रिजल्ट आया रिंग की एक्सिस पर, तीसरा आया डिस्क की एक्सिस पर। ठीक है, अब इन दोनों रिजल्ट्स को जरा थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। एक शीट इंसर्ट कर दो बेटा। हाँ बेटा। सर डिस्क के सेंटर में भी 0 ही होगा? बिल्कुल 0 होगा। आप करके देख लो इसको। सेव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। देखो भाई, अभी हमने रिंग के केस में जो रिजल्ट लिया है अलोंग द एक्सिस वो है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/। हाँ बेटा बोलो बोलो। मजाक कर रहा है। ये हमने रिंग के केस में रिजल्ट निकाला था। ठीक, अब इसमें देखो हमने पढ़ा था कि बहुत दूर अगर पॉइंट लेते हैं, अगर मैं लेके चलता हूं पॉइंट बहुत दूर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। यस सर। लेकिन अगर मैं assumption लेके चलूं कि व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन r, x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो रिजल्ट क्या होगा? एक्स स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूं? तो नीचे रह जाएगा सिर्फ आर स्क्वायर की पावर 3/2 मींस आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आ जाता है के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, यानी कि E जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है अगर x r से बहुत छोटा है। इस रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी जो होमवर्क मैंने आपको दिया है उसमें। अगर मैं डिस्क की बात करता हूं, इसमें E मिला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसको हमने कॉस थीटा लिख दिया था। इसमें अगर मैं लेके चलता हूं कि x इज वेरी वेरी लेस देन r, x अपॉन r होता है, तो ये बचेगा x अपॉन r। यस। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाय r। लेकिन x r से बहुत छोटा है तो x बाय r 1 से बहुत छोटा होगा। यस सर। और x बाय r अगर 1 से बहुत छोटा है तो 1 माइनस x बाय r को मैं अप्रोक्सीमेटली 1 भी लिख सकता हूं। यानी कि और अप्रोक्सीमेट रिजल्ट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा। दूसरे लॉजिक से देखो, अगर ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्म में लिखता हूं मैं, ये मेरी डिस्क, ये उसकी एक्सिस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो थीटा ये वाला एंगल है। अगर मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं तो थीटा ये हो गया, अगर मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं तो थीटा ये हो गया। मींस जैसे जैसे मैं सेंटर के क्लोज आता जा रहा हूं थीटा बढ़ता जा रहा है। यस सर। अगर मैंने थीटा को इसके बहुत क्लोज कर दिया तो एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री का हो जाएगा। यस सर। और अगर इसको मैं 90 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। यस सर। रिजल्ट ये मिल जाएगा। यस सर। क्या ये बात क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है,
सर्कुलर डिस्क की एक्सिस के किसी पॉइंट पर अगर वो पॉइंट सेंटर के बहुत क्लोज है, सेंटर नहीं क्योंकि सेंटर पे तो जीरो है, सेंटर पे तो जीरो, सेंटर पे जीरो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से? नहीं सर, इससे नहीं आ रही, तो सेंटर पे इससे निकल ही नहीं रही क्योंकि हमने रिंग का रिजल्ट यूज किया था ना। डिस्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है, आनी चाहिए क्या? हाँ सर, यस सर, आनी चाहिए। हर तरफ से एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, जीरो आएगी। तो ये फॉर्मूला सेंटर के लिए तो वैलिड नहीं है, हमने एक्सिस का रिजल्ट यूज किया। दूसरा, सेंटर के अगर बहुत क्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट याद रखना है, ये भी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। क्या ये बात क्लियर? यस सर। चलो अब ये क्वेश्चन फिर से आपका होमवर्क, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो आराम से, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो और डिस्क का रिजल्ट यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, ये अभी नहीं करा रहा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन पहले आप अटेम्प्ट करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, स्ट्रेट वायर की वजह से, यानी कि अब सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले स्टार्ट हो गए हैं। A charge capital Q is uniformly distributed over a rod of length L. Determine the net electric field at point P at a distance D from the edge of the rod as shown in the figure. Means यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो D डिस्टेंस पे है और इसकी लेंथ है L और Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। आप में से कोई मुझे बताए कैसे करूं? भवनीत, क्या करूं बेटा? तो P पॉइंट से D प्लस X डिस्टेंस पे एलिमेंट ले लेंगे, उससे निकाल के इंटीग्रेट कर लेंगे। बहुत बढ़िया। P पॉइंट से X डिस्टेंस पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx का, dx तो बहुत छोटा है, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। इस पे चार्ज की वैल्यू अगर मैं dq कहता हूं तो उस dq की वैल्यू q अपॉन l इंटू dx हो जाएगी यूनिटरी मेथड से। यस सर, यस सर। q चार्ज l लेंथ पे है तो dx लेंथ पे कितना होगा? q बाय l इंटू dx। पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी DE की, इस DE की वैल्यू आएगी K Q बाय L dx, K Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर मींस x स्क्वायर। अगर मैं यहां पे एलिमेंट चेंज करता हूं, कहीं भी लूं, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में ही रहेगी। यस। किसी का माइक ऑन है? जब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं और मुझे उनका वेक्टर सम करना है तो सिंपली मैं अलजेब्रिक सम कर सकता हूं, मतलब इंटीग्रेशन कर सकता हूं। यस सर। और इसमें x को वेरी करूंगा कहां से कहां तक? d से d प्लस l तक। यस सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी k q बाय l, तो कांस्टेंट 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स, लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाय डी माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल। थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आएगा डी प्लस एल माइनस डी, मतलब एल जो कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन डी इंटू डी प्लस एल। ये आ गया आंसर। ये कोई रिजल्ट स्टैंडर्ड नहीं है सर, ऊपर एल भी बचेगा, वो एल इस एल से कैंसिल नहीं करेंगे बेटा। ओके ओके सर, ओके सर। क्या ये रिजल्ट क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अब कैसी भी सिचुएशन आ जाए, इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल सकते हो सिमेट्रिकल केसेस में। सर ये रिजल्ट क्यों नहीं है वायर के लिए? जरूरत नहीं पड़ती, वायर के लिए दूसरा रिजल्ट आता है जो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम यूज करते हैं, ज्यादा यूज होता है। ये कोई पूछता ही नहीं है। याद करना चाहो याद कर सकते हो। अब कितने फॉर्मूले याद करोगे? सर इलेक्ट्रिक फील्ड पे मतलब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? अब तक हमने जितने भी करे सारे ग्रेविटेशन में भी करे थे, सारे बस यही सब कुछ ग्रेविटेशन। आपको ग्रेविटेशन पढ़ रखा है पूरा? हाँ सर। नहीं सर, फिर तो वही है, सिर्फ कुछ वैसा ही चल रहा है। क्वेश्चन जो आएंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट भी आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के भी आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के जो आते हैं वो मेनली बोर्ड में आते हैं। कॉम्पिटिशन लेवल पे जो आते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके आते हैं, वो सीखेंगे हम। सर हमारी पुरानी वाली क्लास में कहा था ग्रेविटेशन इसके बाद पढ़ा। हाँ, जनरली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ही पढ़ाते हैं ग्रेविटेशन, क्योंकि इसी से लिंक्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया तो ग्रेविटेशन साथ के साथ अपने हो जाता है।
नेक्स्ट देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब जो आ रहा है रिजल्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज क्यू ये लग कर नोट कर लिया बेटा? सर 1 मिनट। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन चार्ज। अब हमें एक लाइन चार्ज दे रखा है एक पर्टिकुलर लेंथ का, जिसमें चार्ज डेंसिटी है लैम्डा की, और इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 मीटर है बेटा। 1.5 मीटर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रही मुझे। सर इग्नोर मारो। कौन था ये? नाम नहीं पढ़ पाए सर। 3 मीटर्स। फिर अब आ जाइए, 3 मीटर। सेक्टर 4 रूम नंबर 2। सेक्टर 4 रूम नंबर 2। अरे वो ये तो नहीं बोल रहा 3 मिनट रह गई हैं क्लास खत्म होने में। अच्छा, क्लास खत्म होने में बता रहे हो कितना टाइम रह गया है? अभी तो 10 मिनट रह रहे हैं सर। अभी तो 10 मिनट हैं। नहीं मीटर 1.5 मीटर बोला था किसी कुछ ने। मीटर का है सर। हाँ बच्चे पढ़ना नहीं। सर इग्नोर करते हैं ना। चलो आगे बढ़ो। नोट कर दिया ये? यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, हमें एक वायर दे रखी है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा की, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक। और मुझे इसकी वजह से यहां पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कोई भी आर्बिट पॉइंट ले लेते हैं यहां पर ए पॉइंट पर, ये 0.5 मीटर। अब कौन बोला था ये? अब वही सेम। कहां से? सेम पर्सन है सर। क्या कर रहा है? 4 नोएडा। सेक्टर 4 नोएडा वाला सेंटर जो है। सेक्टर 4 रूम नंबर 2। किसकी आवाज आ रही थी बेटा? 2 बच्चे नजर आ रहे हैं मुझे। क्या आप बोल रहे हैं? हाँ, नोट कर दीजिए। सेक्टर 4 रूम नंबर 2, क्या आप बोल रहे हैं? तो माइक दूसरे रूम में है तो उसकी वजह। हाँ, हो सकता है माइक कहीं और दूसरे रूम में जो है वो ऑन ना हो और वहां पे कोई पढ़ रहा होगा, उसकी आवाज आ रही है। ये कहना पड़ेगा इनको। चलो, एक पॉइंट है जो इस वायर से सपोज आर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, और मैंने क्या किया, इस पॉइंट को इस वायर के दोनों एंड से ज्वाइन किया। यहां जो एंगल बन रहा है इसे θ1 और इस एंगल को θ2 डिफाइन कर दिया। ये r, θ1, θ2 ये तीनों मिलकर वायर की लेंथ और उसके रिस्पेक्ट में ए पॉइंट को फिक्स कर रहे हैं। अगर मुझे θ1, θ2 और r दे दें तो इसके अलावा कोई और सिचुएशन हो ही नहीं सकती। अगर मुझे इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे पता है कि वायर इससे r के डिस्टेंस पे है। कितनी बड़ी भाई? यहां पे एंगल θ2, यहां एंगल θ1 बनाऊंगा तो वायर की लेंथ भी फिक्स हो जाएगी, उससे डिस्टेंस भी फिक्स हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में ए पॉइंट भी फिक्स हो जाएगा। यानी कि θ1, θ2 और r मिलकर इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि किसकी वजह से कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक सर, अगर मिडिल में लेते तो इजी ज्यादा नहीं होता? इजी होता, लेकिन हमें तो एक जनरल रिजल्ट बनाना है। अच्छा ओके सर। जनरल रिजल्ट निकालेंगे तो फिर जहां मर्जी पूछा जाए आराम से निकाल लेंगे। अब मैंने सिर्फ मिडल वाला निकाल लिया और क्वेश्चन आ गया साइड में कहीं पे, तो फिर क्या करोगे? यस सर। ठीक है ना, एक जनरल निकाल लेंगे, फिर जो पूछे मिडल में पूछेंगे तो θ1, θ2 की वैल्यू सेम पुट कर देंगे। ठीक, अब यहां देखो बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैंने एक रेफरेंस दिया है, ये वाली लाइन। इस लाइन से x के डिस्टेंस पर यहां एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx का। इस रेफरेंस पोजीशन O से, O पोजीशन कैसी है? A से मैंने इस वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया।
इस रेफरेंस पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx का, इस dx एलिमेंट की वजह से इस a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी de की। यस सर। ये de की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं कि q इसमें चार्ज होगा लैम्डा dx, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस क्या ये डीई की वैल्यू सही लिखी है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। अब अगर मैं एलिमेंट चेंज करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। फिर से वही Yes, प्रॉब्लम yes. कि मुझे करना है वेक्टर सम। अब यहां पे पूरी तरह से सिमेट्री भी नहीं है कि भाई जैसा एलिमेंट ये है वैसा एलिमेंट यहां लूं तो इसके ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन इधर के हर एलिमेंट के लिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट यहां पर हों, या इधर के हर एलिमेंट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वहां पे हों, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ लेंथ अलग अलग हो सकती है। यस तो सर ऐसे लैम्डा क्वेश्चन, चार्ज डेंसिटी है या चार्ज है यहाँ पे? चार्ज डेंसिटी है बेटा, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो प्लस लैम्डा लिखा है ना सर यहाँ पे, उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, नेगेटिव लिखते तो नेगेटिव चार्ज, उसमें सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक सर। अब हम इसमें इसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल एंगल मैंने यहां कंसिडर कर लिया थीटा, तो ये थीटा मुझे यहां मिलेगा। यस अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं, कोई भी एलिमेंट कहीं भी लूं, सबके कॉस कंपोनेंट इस तरफ आएंगे और सबके साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएंगे, ये तो नीचे या ऊपर। यानी कि अगर मैं इसको x डायरेक्शन और इसको y डायरेक्शन ले लेता हूं इस सिचुएशन में, तो मैं कह सकता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आई कैप प्लस डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस जे कैप, ऐसा लिख सकता हूं इस केस में। इस सभी के कॉस कंपोनेंट को ऐड करूंगा तो इस तरफ की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और सभी के साइन कंपोनेंट्स ऐड करूंगा तो वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। माइनस जे कैप क्यों लिया? क्योंकि मेरे लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में आ रहा है। सर दोनों डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे ना, प्लस जे तो और सर ये माइनस तो जे। आर से ऊपर ऊपर के लिए कहा है ना। मैं एंगल नीचे लूंगा तो इस तरह से एंगल यूज कर लूंगा कि दोनों कंपोनेंट एक साथ आ जाएं। मैंने रेफरेंस लिया ये, इस रेफरेंस के साथ मैंने थीटा एंगल ऊपर मूव किया, थीटा एंगल ऊपर मूव किया। अगर मैं नीचे मूव करूंगा तो मैं थीटा को नेगेटिव में ले लूंगा, आपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो सर इसमें साइन कंपोनेंट कटेगा नहीं? कुछ कटेंगे कुछ बचेंगे भी, क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं है। अच्छा हाँ, लेंथ बराबर नहीं है। ठीक सर माइनस जे इसलिए लिया क्योंकि जो एलिमेंट मैंने लिया है उसका एक्स कंपोनेंट तो इधर आएगा और वाई कंपोनेंट इधर आएगा। तो मैंने ऊपर भी वाई तो डायरेक्शन आएगा। ऊपर मानी है, इस डीई का कंपोनेंट करोगे तो ऐसे ही आएगा ना बेटा। सर अगर हाँ, आप D थीटा का तो ऐसे नीचे ले लेते हैं तो सर नीचे फिर जे में आता हो तो ऊपर आता, तो फिर मुझे इंटीग्रेशन उसके अकॉर्डिंग लिमिट लगानी पड़ती, मैं वो भी बता दूंगा अभी। पहले तो ओके इसी सर। रेफरेंस को लेके चलो, अभी तो जो रेफरेंस लिया है उसके अकॉर्डिंग सोचे, फिर जो आप कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा कि चेंज कहां होगा। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। ओके सर। अब इसमें मुझे डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा अलग अलग निकालने हैं। तो पहले देखो भाई, डीई कॉस थीटा मैं कैसे निकालूं, जो एक्चुअल में मैं कह सकता हूं कि ई एक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। यहां पे डीई की वैल्यू आएगी के लैम्डा डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। लेकिन इस इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल्स हैं, एक तो x और एक थीटा। जैसे जैसे एलिमेंट चेंज होगा x भी चेंज होगा और थीटा भी चेंज होगा, और दो वेरिएबल के साथ तो मैं इंटीग्रेट कर नहीं सकता, तो मुझे एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। तो वो वेरिएबल मैं x हटा रहा हूं और थीटा को यूज कर रहा हूं, क्योंकि लिमिट्स भी हम थीटा 1 थीटा 2 की टर्म्स में यूज करेंगे। तो मैं इसमें रिलेशन निकाल रहा हूं कि x अपॉन आर की वैल्यू tan थीटा होगी,
x अपॉन r tan थीटा आएगा बेटा, यानी कि Yes, sir. x इज इक्वल टू r tan थीटा। तो डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। Yes, sir. ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो ई एक्स की वैल्यू आ रही है के लैम्डा, ये तो कांस्टेंट है बाहर रख दिए, डी एक्स की जगह पे आ गया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पे है आर टेन थीटा, तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। देखो सब कुछ एक्स और डी एक्स सही पुट किया है। Yes, sir. नीचे आर स्क्वायर कॉमन आएगा, ऊपर से आर बाहर आएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, यस के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन में नीचे बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और वो ऊपर के सेक स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर देगा, बचेगा सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा। क्या यही इंटीग्रेशन बचेगा? यस सर। यस सर। अब ये बताओ भाई थीटा को कैसे वेरी करूं कि पूरी लेंथ कवर हो जाए? सर पाई माइनस थीटा 2 से पाई प्लस थीटा 1 तक। सर माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। पाई कहां से आ गया इसमें बेटा? थीटा आपने कैसे डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग बताओगे ना लिमिट्स तो। मैं जनरल में ले गया था उसे। जनरल में ले ले, पाई माइनस क्यों कर रहा है? नहीं मतलब मैं उसको ऐसे ले गया था कि ये नेगेटिव एक्स होगा तो पाई माइनस थीटा 2 करा वहां से लेके। लिमिट लगाएंगे माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब दिमाग में आता है भाई माइनस थीटा 1 क्यों लगाया, थीटा 1 से थीटा 2 क्यों नहीं कर देते? जरा उसका लॉजिक लिया इसलिए। आप ऐसा सोच सकते हो, अगर मैं एक्स सोचता ही नहीं थीटा ही लेके चलता तो देखो किस तरह से। मान लो वायर यहां पर है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, तो मैंने यहां से ऐसे ज्वाइन किया, ये एंगल थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2 लिया, ये रेफरेंस लाइन जिससे मैं एंगल मेजर कर रहा हूं। तो मेरे को अगर ये वाली लेंथ ए से बी तक की कवर करनी है तो मैं थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट करूंगा तो पूरी लेंथ कवर हो जाएगी। यस सर। लेकिन वायर तो मेरे पास ऐसे है और एंगल यहां पर थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। अगर मैं थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट करता तो मैं यहां थीटा 1 से थीटा 2 सिर्फ इतनी लेंथ कवर करता, लेकिन मुझे पूरी लेंथ कवर करनी है तो मुझे माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी पूरी लेंथ कवर होगी। जी सर वो समझ में नहीं आया था जब भी आपने बोला था थीटा 1 से थीटा 2। अगर मैं इसमें थीटा को वेरी करूं, इस थीटा को वेरी करूं, रेफरेंस ये है जिससे एंगल मेजर किया जा रहा है। अगर मुझे यहां से यहां तक की लेंथ कवर करनी है और थीटा को वेरी करना है तो स्टार्ट करूंगा मैं इस एंगल से और इसको बढ़ाते 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 यहां तक लेके आऊंगा तो ये पूरी लेंथ कवर हो जाएगी। यस सर। तो मैंने एंगल को वेरी कैसे किया? थीटा 1 से थीटा 2 तक। ये वाला एंगल थीटा 1 और ये पूरा एंगल थीटा 2। थीटा 1 से स्टार्ट किया, थीटा 2 तक ले गया, पूरी लेंथ कवर हो गई। यहां पे भी अगर मैं थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट करता तो मैं थीटा 1 से थीटा 2 सिर्फ इतनी लेंथ ही कवर कर पाता, लेकिन मुझे तो पूरी कवर करनी है, तो मुझे माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक कवर करना पड़ेगा। यस सर समझ में आ गया। दूसरा रेफरेंस दे सकते हो कि आप एंगल या डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेते हो, तो जब आपने रेफरेंस ये लिया जिससे आप एंगल मेजर कर रहे हो और ये डायरेक्शन में आपने थीटा डिफाइन किया था, तो इस तरफ जो भी एंगल लोगे वो पॉजिटिव, इसके अपोजिट लोगे तो वो नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर? यस सर अगर जनरल सॉल्यूशन लेते तो फिर क्या क्या थीटा लेते? जनरल सॉल्यूशन मतलब मतलब जनरल में मतलब पाएगा जनरल सॉल्यूशन तो निकाल रहे हैं बेटा। ओके सर। माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 ये कुछ भी हो सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और मैं पुट करूंगा इसमें लिमिट तो क्या मिलेगा? साइन थीटा 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा 1
मीन्स पुट करने पर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आ जाएगा। यस सर। सर ये वाली स्टेप वापस ये लास्ट है बेटा। हाँ सर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर और लिमिट पुट कर, देख क्या आता है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा और लिमिट है माइनस थीटा 1 से थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही पुट करेगा। यस सर आ गया। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस का बन जाएगा प्लस, तो यही आंसर आ जाएगा। यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इतनी आ रही है, अभी वाई की रहती है। और वाई की कैसे निकालेंगे? डीई साइन थीटा। तो फर्क क्या पड़ेगा? देखो मैंने डीई कॉस थीटा सॉल्व किया था तो यहां कॉस बचा था, कॉस की जगह पे साइन होता तो साइन बचता, बाकी तो वैसे ही रहता। तो इसका मतलब मैं ई वाई अब डायरेक्ट लिख सकता हूं। ये सर कॉस बचेगा के लैम्डा बाय आर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ई वाई जो होगा दैट इज के लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन नेगेटिव में। नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि माइनस जे कैप था। माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, यहां पर आएगा माइनस के लैम्डा बाय आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो वो माइनस खत्म हो जाएगा और यहां पुट करेंगे तो आएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये माइनस हो गया खत्म। ये आ गया ई वाई, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है दैट इज के लैम्डा बाय आर, कॉमन लेने के बाद साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आई कैप प्लस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 जे कैप। ये आ रहा है फाइनल रिजल्ट। लेकिन हम इस तरह याद नहीं करते। आई कैप जे कैप की बजाय इसको हमने कुछ और नाम दे दिए, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस तो हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं। इसको एक नाम और दे दिया, जैसे ये वायर है जिसपे हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस वायर की वजह से किसी एक पॉइंट पर। सपोज वो पॉइंट यहां है, ए पॉइंट, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर का है। ऐसे ज्वाइन करने पर यहां एंगल थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2 मिल रहा है। तो इस ए पॉइंट पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वो दो पार्ट में लिखते हैं। एक हम लिखते हैं वायर के परपेंडिकुलर, उसे कहते हैं ई परपेंडिकुलर। एक लिखते हैं वायर के पैरेलल, जिसे कहते हैं ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर का मतलब ये वो एक्स कंपोनेंट ही है, इधर ही एक्स एक्सिस मानी थी मैंने। यस सर। ये हम लिखते हैं के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल जो है दैट इज के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। हम इस तरह से याद रखते हैं इन रिजल्ट्स को। जनरली इस रिजल्ट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, मेनली ई परपेंडिकुलर ही काम आता है हमारे। सर जे कैप लेंगे कि माइनस जे कैप लेंगे? यहां तो जे कैप ही लेंगे, क्योंकि मैंने ई वाई में नेगेटिव साइन लगा दिया है, तो बचा बाकी जे कैप ही था। तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसके साथ जे कैप ही तो लगाऊंगा बाकी। यस सर। यस सर। तो मैंने पहले ही यूज कर लिया था। लेकिन इससे भी बचने के लिए हमारे का आसान तरीका है कि माइनस लगाएं ना लगाएं। तो ये रिजल्ट में हम कुछ चेंजेस करते हैं जिससे हमें रिजल्ट आसान रहते हैं, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। क्योंकि मैंने तो आज क्लास लंबी लेनी थी, लेकिन सुधांशु सर कह रहे थे कि उनको भी क्लास लेनी है, तो मेरी क्लास उन्हें रेस्ट्रिक्ट की है। नेक्स्ट क्लास में हम इन रिजल्ट्स को कैसे यूज करना है, प्रॉब्लम इसको लेकर आती है, उसको कैसे सॉल्व करना है कि दिक्कत ना आए, मॉडुलस लगा के हमारा काम चल जाए। हमें नहीं फर्क पड़ रहा कि थीटा 1 कौन सा और थीटा 2 कौन सा। लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 में से किसको कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये कॉन्सेप्ट भी सीखना है। आज मेनली हमने 3 डेरिवेशंस किए हैं, रिंग, डिस्क और स्ट्रेट वायर के। ये तीनों डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास तक पूरी तरह से रिवाइज करके आना,
क्योंकि ये हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा डेरिवेशन करने के बाद, दैट इज द रिजल्ट ऑफ आर्क। आर्क का रिजल्ट ड्राइव करेंगे और फिर इन रिजल्ट्स को और आर्क के रिजल्ट को यूज करके कुछ अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके सर। बोल बेटा। यही सवाल में थोड़ा पहले एक दो स्लाइड पे स्लाइड बैक करूं? हाँ सर। ये वाला और पीछे? सर ये सर यहाँ हमने x को थीटा से रिप्लेस कर दिया था। थीटा को भी x से रिप्लेस नहीं कर सकते? कर सकते थे, तो फिर मुझे लेंथ पता होनी चाहिए जो हमने डिफाइन ही नहीं की। लेंथ भी हमने थीटा 1 और थीटा 2 की टर्म्स में ही डिफाइन कर दी। अगर मैं x की फॉर्म में चेंज करता तो मुझे लिमिट्स x की लगानी पड़ती। तो मैं -L1 से +L2 तक लगाता अगर ये लेंथ L1 की और ये लेंथ L2 की होती। तो मैं इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगाता -L1 से +L2, तो मेरा रिजल्ट L1 L2 की फॉर्म में आता। लेकिन थीटा 1 थीटा की 2 की रिजल्ट में, थीटा 1 थीटा 2 की टर्म्स में रिजल्ट याद रखना आसान है, इसलिए उसी फॉर्म में ड्राइव किए गए। जी सर, एक बार पाथफाइंडर वाले का आंसर बताइए। दिया रहेगा। आंसर तो मुझे याद नहीं, मैं निकाल सकता हूं बेटा। सर फिर कल मुझे कंफर्म करना था इसका आंसर ना, अब याद नहीं, मुझे इतना याद आ रहा है नीचे क्यूब आ रहा था और लेंथ आ रही, और नीचे लेंथ आ रही थी d+l। हाँ यही d+l का क्यूब आ रहा था, क्यूब अपॉन जी ऐसे तो। हाँ, नीचे डिनोमिनेटर में था d+l का क्यूब शायद। ऐसे ही रिजल्ट मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि क्या है। तो डिस्क वाला सर निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसका डी क्यू समझ नहीं आया था एक बार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हुआ है बेटा डिस्क का? यस सर। उसमें एलिमेंट कैसे लिया था सर? रिंग ली थी, रिंग ली थी। उसमें कुछ ऐसा किया था कि एक डिस्क दे रखी है और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस पूरी डिस्क का मास है m, रेडियस है r। ठीक है, तो आपने क्या किया था, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया था ऐसा रिंग की शेप में, और इसका मास माना था dm। तो dm की वैल्यू वो आई थी m/πr²। ये तो हो गया डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया। यस सर। इनटू एरिया किया था। अगर मैं कहता हूं कि इसका रेडियस y और थिकनेस dy की है, तो इसको 2πy dy से मल्टीप्लाई किया था। यस सर। सेम चीज मैंने की है बेटा। डिस्क, उसमें एक रिंग ले ली, रिंग का रेडियस y और थिकनेस dy की, तो रिंग का जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया यही होगा। हाँ सर। और इसमें चार्ज डेंसिटी पूरी डिस्क पे है सिग्मा की, तो इस रिंग पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया। यस सर। ये निकल गया चार्ज dq। क्या समझ में आया? आ गया सर। अब कोई और स्टेप में दिक्कत इसमें? नो सर, थैंक यू सर। सर वो आप असाइनमेंट कह रहे थे शेयर करोगे? हाँ मैं आज भेजता हूँ बेटा, आज भेजता हूँ। सर आपने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है क्या? अभी नहीं बनाया, लेकिन मैं रिस्पेक्टिव सेंटर, अच्छा आप लोग तो सेंटर से बाहर भी हो कुछ, मैं कहा, मैं वेबसाइट पे डलवा देता हूँ, आपके पोर्टल पे आ जाएगा। ओके सर। थैंक यू सर। बाय बेटा।